बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज नेक्स्ट हमारा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक लॉ होते हैं जो हमें रिलेशनशिप बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। इन ओम्स लॉ के लॉ होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन करंट I एंड V। यानी इस लॉ के हिसाब से अगर आप करंट का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होगा, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होंगे देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे, I होंगे। यानी जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा आपका करंट ड्रॉ कर पाएंगे आप। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, यहाँ कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। ये आपका ओम्स लॉ कहते हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट और पोटेंशियल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होते हैं। यानी करंट ज्यादा कब होगा, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लिया R जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और क्या होता है आपका, कांस्टेंट होते हैं। इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हमें क्या कौन कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। और अगर हम V और I के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये V होगा, यहाँ पे क्या होगा, I होगा। यानी स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब होते हैं V और I जो होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये था आपके ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से कांस्टेंट टेम्परेचर पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके क्या होते हैं, I होते हैं। नेक्स्ट हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमें करना है कि ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल या ओम्स लॉ को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, आपको की चाहिए, एमीटर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए और आपके कनेक्टिंग वायर्स आपको चाहिए, कनेक्टिंग वायर। तो ये सारा आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होना चाहिए। तो हम इसके इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। ओम्स लॉ के इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होंगे, ये आपको कोई मान लो रेजिस्टेंस होंगे, तो इसके आसपास वोल्टमीटर, हमने पहले भी कहा कि आपको पैरेलल में जोड़ना है, और एमीटर जो होगा वो किस में जोड़ना है, सीरीज में आपको जोड़ना है। ये आपका बैटरी होगा, ये आपका की होंगे, यहाँ पे आपको क्या होगा, रियोस्टेट आपके होंगे। ये आपका एमीटर, वोल्टमीटर, ये आपका रेजिस्टेंस होगा, ये आपका रियोस्टेट होंगे, ये आपका स्विच होंगे, ये आपका बैटरी होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको इस सर्किट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना, क्या यहाँ पे पहले हमें रियोस्टेट पे रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को क्या रखेंगे, रेजिस्टेंस को हम क्या रखेंगे, लो। रियोस्टेट पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या रखेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखेंगे, हाई। रेजिस्टेंस हाई होंगे तो सिंपल सी बात है, आपका करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, लो होगा। तो करंट के साथ सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस की तो कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होंगे, वो आप कहाँ, आप क्या करोगे, वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे और साथ में एमीटर रीडिंग। फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, फिर इसके बाद रेजिस्टेंस को आप आस्ते आस्ते क्या करते हैं, लो करो। जिसे लो करेंगे तो करंट आपको क्या होगा, करंट के साथ साथ आपको वोल्टमीटर के रीडिंग को नोट करना है। यानी एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग को आपको क्या करना है, नोट आपको करना है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने का तरीका देखो, करना क्या है, पहले रियोस्टेट पे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू को हाई रखेंगे।
रेजिस्टेंस के वैल्यू हाई रखेंगे तो करंट के वैल्यू क्या होंगे, लो होंगे। तो सिंपल तो उसी के साथ यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आपको होगा। फिर आप कई स्टेप ऐसे करोगे, फिर इसके बाद आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐसे ऐसे लो करोगे तो करंट का वैल्यू हाई होगा। करंट के साथ साथ आपको वोल्टमीटर में आपको वोल्टेज को क्या करना है, नोट करना है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, फिर इन दोनों के बीच में आप ग्राफ ड्रा करोगे, ऐसे करोगे, सीरियल नंबर, यहाँ वोल्टमीटर रीडिंग होगे, आपका एम मीटर रीडिंग होगे, ठीक है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। फिर इसके बाद आप वी और आई के बीच में क्या ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। अगर वी और आर का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आया तो आपका ओम लॉ क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ओम लॉ क्या कहते हैं, वी और जो आई होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरह से हम एक्सपेरिमेंटल, ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ। तो इसके लिए आपको ये सर्किट याद रखना है, ठीक है। इसमें जैसे हमने कनेक्शन जोड़ा हुआ है इसी तरह से आपको जोड़ना है। फिर इसके बाद क्या करना, स्टेप बाय स्टेप आप करंट का वैल्यू को बढ़ाते जाओ, साथ में आपको वोल्टमीटर में वोल्टेज नोट करना है। फिर उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना। अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आते हैं तो आपका ओम्स लॉ वेरीफाई होते हैं, अदरवाइज अगर नहीं होते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आते हैं, तो आप उन कंडक्टर्स को बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था ओम्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट आपका होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब होते हैं अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी हर कंडक्टर के अंदर जब आपका करंट फ्लो होते हैं, वो कंडक्टर एक अपोजिशन क्रिएट करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, उस अपोजिशन को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस होता है। तो ये प्रॉपर्टी होते हैं कंडक्टर का कि हर कोई कंडक्टर जो होते हैं वो करंट की फ्लो को अपोज करते हैं, उस अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस, अब मेन आपका क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंस का काज क्या होता है, रेजिस्टेंस किस वजह से, रेजिस्टेंस किस वजह से कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट को अपोज करते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या हो जाता है, जब आप कोई कंडक्टर आप लेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन, कोलिजन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन विद एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विद आयन्स होते हैं। तो क्या हो जाते हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के फ्लो होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे एटम, दूसरे आयन के साथ क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाते हैं। इस कोलिजन की वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए एक अपोजिशन क्रिएट हो जाते हैं, उसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यानी ड्यू टू कोलिजन, इसी कोलिजन की वजह से an opposition is created to the flow of electron। यानी रेजिस्टेंस का मेन काजेस होते हैं कोलिजन, यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब हम पोटेंशियल क्रिएट लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो सकता है, दूसरे एटम के साथ या दूसरे आयन के साथ आपका कोलाइड होगा। तो ये कोलिजन एक अपोजिशन क्रिएट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करते हैं, इन factors on which resistance depend, यानी वो फैक्टर जिनके ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस मेनली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल जिससे आपका कंडक्टर बना होगा, और आपका टेम्परेचर पे ये डिपेंड करते हैं। तो पहले हम देखेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना लंबा आप कंडक्टर लोगे उतना ज्यादा उसके अंदर आपको क्या प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस आपका प्रोड्यूस होगा। ये नेक्स्ट जो फैक्टर होता है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं वो होते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेंगे? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस आपका कम होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होते हैं कंडक्टर का ये एरिया, ये कोई कंडक्टर होंगे तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बोलते हैं। तो एरिया दूसरा फैक्टर होते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं और लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको करते हैं। तीसरा जो होते हैं वो होते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल तीसरा जो फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल होते हैं कि आपका मटेरियल जो होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है। किसी किसी जो मटेरियल होते हैं उसका रेजिस्टेंस वैसे ही ज्यादा होते हैं, जैसे आपका कॉपर का हो, अल्युमिनियम, उनका रेजिस्टेंस कम होते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम हो या कॉन्स्टेंटिन हो, ऐसे वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि किस मटेरियल का ये बना हुआ होता है, उसी हिसाब से आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डिफरेंट होते हैं। और लास्ट जो फैक्टर होगा वो होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। क्यों होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उससे क्या हो जाता है? आपके आयन्स या इलेक्ट्रॉन्स होगा उनको काइनेटिक एनर्जी मिलते हैं, जिनकी वजह से कोलिजन का ज्यादा होने का आपका चांस हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोलिजन ज्यादा, हमने पहले ही कहा है और रेजिस्टेंस का मतलब होते हैं, रेजिस्टेंस किस वजह से होता है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को या आयन्स को, एटम्स को ज्यादा हो जाता है तो इससे वो मूवमेंट करते हैं, उससे आपका कोलिजन का बढ़ने का चांस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टेम्परेचर होते हैं। तो ये फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करते हैं। लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की मटेरियल्स आपका बना हुआ है आपका कंडक्टर, और लास्ट जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि टेम्परेचर से आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं एटम्स के, इलेक्ट्रॉन्स के, आयन की, जिससे आपका कोलिजन होने का ज्यादा चांस हो जाते हैं। कोलिजन ज्यादा मींस तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा आपका होगा। तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपका क्या होते हैं? तो रेजिस्टिव हम डिफाइन कैसे? आगे भी हमने कहा रेजिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरा चीज रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में आर है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक कांस्टेंट की, जिसको हम बोलते हैं ये रो, एल अपॉन ए। यहां जो हमने लिया इसको हम बोलते हैं रो, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपका होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को आपको रेजिस्टिविटी आप कैसे डिफाइन करोगे? इफ अब अगर हम मान लेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? 1 मीटर का स्क्वायर होगा। तो सिंपल सी बात है, R इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? रो, क्योंकि L के वैल्यू भी 1, A के वैल्यू भी 1, 1 अपॉन 1 1 होगा, तो R इज इक्वल टू रो। तो रेजिस्टिविटी क्या होते हैं? रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर होगा और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? 1 मीटर का स्क्वायर होगा। उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। हमें कैसे डिफाइन करेगा? इट इज डिफाइंड एज द resistance of that conductor, that कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा whose लेंथ जो होगा वो कितना होगा? 1 मीटर होगा, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? 1 मीटर का स्क्वायर होगा। उस रेजिस्टेंस की
उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी के मतलब होते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसका लेंथ होगा 1 मीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये था आपका रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या होते हैं रेजिस्टिविटी की? तो हमने पहले कहा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आपका एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा यानी रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होते हैं, ओम होते हैं, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से हम करते हैं। तो हम किसका यूनिट देखेंगे, रेजिस्टिविटी का, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं? तो अभी अभी हमने कहा R इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, रो L अपॉन A के होंगे। तो हमें रो का चाहिए, तो रो इज इक्वल टू R A होगा, तो R इंटू A डिवाइड अपॉन L होंगे। तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर का स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, मीटर और यहां से स्क्वायर कैंसिल हो गया। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर, ओमेगा मीटर होगा। इसको हम सिंपल बोल सकते हैं ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ जो रेजिस्टिविटी होते हैं वो होते हैं ओम मीटर आपका होता है। तो ये रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं ओम मीटर होते हैं। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, फिर इसमें रो को इधर रखो, आर को इस साइड लाओ तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड लाएगा तो ये डिवाइड में जाएंगे। तो आर का क्या होगा, ओमेगा आते हैं, ए का क्या आते हैं मीटर का स्क्वायर, एल का आते हैं मीटर, मीटर और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू ओमेगा इनटू मीटर। मींस ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होते हैं ओम मीटर आपका होता है। डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को आप डिफाइन करेंगे। तो हमें ओम से पता है V इज इक्वल टू I इंटू R, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। तो आप इस 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फॉर ओम साथ हमें क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो यहां से R निकालेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो R और I के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी मींस अगर आपका करंट ज्यादा होगा मींस रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, करंट आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर आपका होगा। यानी हम कैसे कब कहेंगे कि आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है, कब कहेंगे, अगर आप किसी कंडक्टर के आसपास 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करोगे, उस 1 वोल्ट की वजह से उस कंडक्टर के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होते हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। यानी 1 ओम का मतलब क्या होगा, इफ ए पोटेंशियल ऑफ 1 volt is applied across a conductor and a 1 ampere current is flow in the conductor, then the resistance is said to be 1 ओमेगा आप कहेंगे, या 1 ओम। यानी 1 ओम कब कहेंगे, अगर आप उस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करोगे, उस 1 वोल्ट की पोटेंशियल की वजह से अगर आपकी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होते हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस होते हैं वो 1 ओम होते हैं। तो ये था आप 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।